बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्किन एंड लंग्स। तो होम्योस्टेसिस में स्किन और लंग्स किस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये हमने डिस्कस करना है। स्किन की 2 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मस और डर्मस। डर्मस असल में जो ओरिजिनल लेयर है बेसिकली वो डर्मस है। डर्मस के ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मस कहा जाता है। एपी मीन अबव। तो एपिडर्मस जो है वो ऊपर वाली मतलब आउटर लेयर है और जो डर्मस है उससे नीचे इनर लेयर है। तो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर को एपिडर्मस कहा जाता है और इनर लेयर को डर्मस कहा जाता है। आपने सुना होगा कि जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर्स, उनको डर्माटोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो यहीं से वर्ड निकला है डर्माटोलॉजिस्ट। तो डर्मस कहा जाता है स्किन के रिलेटेड। और इस स्किन के अंदर मतलब डर्मस के अंदर नीचे वाली लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, खून की नालियाँ और नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं। मतलब हमें कोई कांटा चुभ जाता है तो उसकी नर्व एंडिंग, उसे डिटेक्ट करने वाली जो पेन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं वो नर्व एंडिंग भी होती हैं। इसके अलावा हीट को डिटेक्ट करने वाली, कोल्ड को डिटेक्ट करने वाली वो भी नर्व एंडिंग होती है। तो जो न्यूरॉन्स हैं या नर्व सेल्स हैं उनकी एंडिंग्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स हमारी पूरी बॉडी में मौजूद है। तो स्किन के अंदर मौजूद होती हैं डर्मस में। और स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जो हमें स्वेटिंग होती है उसकी ग्लैंड्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स भी मौजूद, जैसे कि हमारे चेहरे के ऊपर बाज़ औक़ात हमारी जो स्किन है वो ऑयली हो जाती है जब हमें स्वेटिंग होती है उस वक्त। तो ये ऑयली प्रोडक्शन होती है ये असल में ऑयल ग्लैंड से होती है और ये हमारी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए ही होती है। इसे कहा जाता है सीबम। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन के लिए होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म से प्रोटेक्ट करते हैं हमें, हमारी स्किन को डैमेज नहीं होने देती। और हेयर रूट्स, हमारे जो बाल होते हैं स्किन के ऊपर, इनकी जो रूट्स हैं वो भी डर्मस के अंदर मौजूद है और फैट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये तो था इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इसके लेयर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं ये उस बारे में था। लेकिन होम्योस्टेसिस में किस तरह स्किन अपना फंक्शन परफॉर्म करती है वो सारा रिलेटेड है स्वेट ग्लैंड के रिलेटेड या स्वेटिंग के रिलेटेड, कि सर्दियों में और गर्मियों में स्किन ऐसा क्या फंक्शन परफॉर्म करती है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है। तो आपने पहले तो ये बात याद रखनी है कि स्किन जो है वो थर्मो रेगुलेशन करती है। थर्मो रेगुलेशन मीन हीट, हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, मेंटेन करती है। मतलब अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होने वाला है तो उसे नॉर्मल पे ले आती है, अगर डिक्रीज़ होने वाला है तो उसे नॉर्मल पे ले आती है। अब एक बात याद रखनी है आपने कि समर कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी, या समर हो या विंटर हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर पूरे साल में 37 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट रहता है। 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर है। BT मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। और अच्छा, जो डॉक्टर्स चेक करके बताते हैं ना 98 है आपका टेम्परेचर या 100 है, 102 है या 103 है, वो असल में फ़ारेनहाइट में होता है। मैं बात कर रहा हूँ डिग्री सेल्सियस की, आपने याद रखना है। तो डिग्री सेल्सियस में हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस राउंड अबाउट। लेकिन गर्मियों में जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, एनवायरमेंटल ई से एनवायरमेंटल, टी से टेम्परेचर, ET लिखा है मैंने, एनवायरमेंटल टेम्परेचर। जो एनवायरनमेंट का मतलब हवा का टेम्परेचर है, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में टेम्परेचर है, वो राउंड अबाउट 45 डिग्री सेल्सियस होता है गर्मियों में। जो जब शदीद गर्मी जून जुलाई का महीना होता है, तो आजकल इस तरह ही है। तो 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। जब बारिश ना हो, थोड़ा ठंडा मौसम ना हो, बल्कि शदीद गर्मी हो, धूप निकली हुई हो, तो उस वक्त टेम्परेचर 45-46 तक चला जाता है। तो 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 37 डिग्री सेल्सियस। तो बॉडी टेम्परेचर कम है और एनवायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट मूव करती है। ठीक है, तो मतलब एनवायरनमेंट से रेडिएशंस की फॉर्म में, शुआओं की फॉर्म में, शुआएँ जो होती हैं ना रेडिएशंस, इस फॉर्म में हीट हमारी बॉडी में एंटर होगी। क्यों एंटर होगी? क्योंकि एनवायरनमेंट के निस्बत हमारा बॉडी टेम्परेचर कम है। तो ये एक रूल है कि हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर, ये एक रूल है।
ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर में जब बॉडी के अंदर एनवायरनमेंट से हीट ट्रांसफ़र होगी तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने का ख़तरा है। अब ये देखें बॉडी टेम्परेचर फॉर एग्ज़ाम्पल 37 था, 38 पे चला गया। अब ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये अब नॉर्मल टेम्परेचर है। 38 39 पे चला जाए तो बहुत ख़तरनाक कंडीशन है, ठीक है। 38 डिग्री सेल्सियस पे अगर टेम्परेचर चला जाता है तो इस वजह से अगर थोड़ा सा और टेम्परेचर 39 पे चला गया तो इससे हमारे जो एंजाइम्स हैं उनका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, और इससे जितने भी हमारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमारी मौत हो सकती है, ठीक है। तो इसको डाउन करना ज़रूरी है। उसके लिए हमारा बॉडी या हमारी स्किन जो है वो स्वेटिंग करती है गर्मियों के अंदर। तो समर कंडीशन में जब स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, तो फिर इवेपोरेशन होती है, मतलब कि हमारी बॉडी से इवेपोरेशन होगी हमारी स्किन से। तो इसकी वजह से ये एक बात याद रखें, इवेपोरेशन कॉजेज़ कूलिंग। जब भी इवेपोरेशन होगी कूलिंग इफ़ेक्ट जनरेट होता है। जैसा कि आप नहा कर अगर बाहर निकलें और पंखे के नीचे आके खड़े हो जाएं, आपको कूलिंग इफ़ेक्ट, ठंडक महसूस होती है। इसकी वजह क्या है कि आपके जिस्म के ऊपर वाटर के पार्टिकल्स मौजूद हैं, वाटर ड्रॉप्स मौजूद हैं। जब वो इवेपोरेट करते हैं तो इवेपोरेशन कॉजेज़ कूलिंग, ठीक है। तो कूलिंग इफ़ेक्ट जनरेट होता है और हमारी हीट बॉडी की रिलीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो बॉडी टेम्परेचर 37 पे नॉर्मल पे आ जाता है। इस तरह गर्मियों के अंदर हमारी स्किन थर्मो रेगुलेशन करती है, हीट को, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। अब सर्दियों की बात करते हैं कि सर्दियों में एनवायरमेंटल टेम्परेचर राउंड अबाउट कम हो के 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जाता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है 37 डिग्री सेल्सियस, मैंने कहा पूरा साल इतना रहता है, ठीक है। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू एनवायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारा बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है। तो अभी मैंने बात की हीट ट्रांसफ़र, हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारे बॉडी टेम्परेचर से हीट बाहर निकलेगी। जब हीट रिलीज़ होगी तो हमारा बॉडी, ख़तरा ये है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर डाउन होगा। तो ये देखें डाउन हो गया, 36 पे चला गया। अब ये डाउन होने से हमारे जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे, और अगर बॉडी टेम्परेचर और कम हो गया तो ये बिल्कुल रुक जाएंगे, इससे भी हमारी मौत हो सकती है। तो जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर डाउन हो गया या इस तरह का प्रॉब्लम होता है, वो बाज़ औक़ात टेम्परेचर के भी अप डाउन होने की वजह से हो जाता है। अब ये देखिए बॉडी टेम्परेचर डाउन हुआ, ये भी हमारे लिए एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, इसको मेंटेन करना ज़रूरी है, 37 पे ले जाना ज़रूरी है। उसके लिए हम इस तरह करते हैं कि हमारी बॉडी टेम्परेचर डाउन क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे अंदर से हीट बाहर निकल रही है, उसको रोकते हैं हम। तो उसके लिए हम गर्म कपड़े भी पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी की हीट बाहर ना निकले, ठीक है। और इसके लिए हम आग भी जला के उसके पास बैठते हैं ताकि हीट अंदर दाखिल हो, बाहर ना निकले। और इसके अलावा जो मोटे आदमी हैं उनकी स्किन के अंदर, स्किन में अभी हमने बात की फैट्स मौजूद होते हैं जो इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं। इंसुलेटर मतलब जहाँ से हीट नहीं पास आउट होती, एक ऐसा मटेरियल जहाँ से हीट पास आउट नहीं होती, उसे इंसुलेटर कहा जाता है। अब हमारी बॉडी से, मतलब जो मोटे आदमी जिनके जिस्म पे फैट्स मौजूद होते हैं उन्हें सर्दी कम लगती है। उसकी वजह यही है कि उनकी बॉडी से हीट कम रिलीज़ होती है। अगर रिलीज़ ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा बॉडी से रिलीज़ होगी तो ज़्यादा सर्दी लगेगी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो यहाँ इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं, तो ये है। और दूसरा एक और हमारे अंदर मैकेनिज़्म होता है गूस बम्प, जिसे कहा जाता है गूस बम्प्स। गूस बम्प्स क्या है कि जब हमें ठंडी हवा का झोंका लगता है तो हमारे स्किन के बाल खड़े हो जाते हैं, जिसे हम कहते, वो इस तरह होता है कि जब हवा का झोंका लगता है तो हमारे जो हेयर्स हैं, स्किन के बाल हैं, इसके रूट्स के पास मसल्स मौजूद होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं। उससे क्या होता है, ये देखें, ये स्किन की लेयर है और इसमें ये बाल खड़े हो गए, तो इसमें जो एयर मौजूद होती है वो ट्रैप कर जाती है। इस तरह एयर के पार्टिकल्स यहाँ पर फंस जाते हैं, और ये यहाँ पर फंसने की वजह से इंसुलेटर का काम करते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी की हीट बाहर रिलीज़ होने नहीं देते, ठीक है। जैसा कि फैट्स इंसुलेटर का काम कर रहे थे, तो ये एयर पार्टिकल्स, जो हवा के पार्टिकल्स हैं, हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, वो यहाँ पर
ट्रैप कर जाते हैं और इंसुलेटर का काम करते हैं ताकि हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर ना निकल सके। तो इस तरह हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंज़र्व किया जाता है और इसके अलावा हमारे अंदर एटीपी मज़ीद प्रोड्यूस की जाती है रेस्पिरेशन करके ताकि हीट इंटरनली प्रोड्यूस हो। और इसीलिए हम गर्म चीज़ें भी खाते हैं। गर्म का मतलब है, गर्म चीज़ें का मतलब ये नहीं है कि वो गर्म होती हैं, मतलब ये है कि उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसा कि हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, गोश्त खाते हैं तो और शहद वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ें इनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। एनर्जी ज़्यादा होगी तो एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और हमारा बॉडी टेम्परेचर सर्दियों में मेंटेन रहेगा। अब आ जाते हैं लंग्स की तरफ। लंग्स के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं कि लंग्स एक्सक्रीशन करते हैं किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह होती है कि सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको ब्लड में डिफ्यूज़ कर दिया जाता है। ब्लड फिर इसे लेकर लंग्स तक आता है और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर दिया जाता है। एक्सेल मीन सांस निकाल के बाहर निकाल दिया जाता है सांस के ज़रिए, तो इसे कहते हैं एक्सेल्ड। एक्सेलेशन जो हमने पढ़ा था, इनहेलेशन एक्सेलेशन, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेलेशन हो जाती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।